बेटा लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था। मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला था। वो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं वो क्या था, लेकिन वो बस एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको दो पार्टिकल ऐसे दूं जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो। इनका एम्पलीट्यूड सेम है, बस इनिशियल पोजीशन में अंतर है। टी इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल अगर इधर है तो दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है। बस मतलब यहाँ पे भी वही ओमेगा है, ओमेगा यहाँ पे भी वही है। फर्स्ट केस, केस नंबर 2। तो क्वेश्चन था कि व्हेन दे विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, ये पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, और ये मान लो a/2 डिस्टेंस है t इक्वल टू 0 पे। तो क्वेश्चन था कि व्हेन दे आर मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। तो इसमें बच्चे जल्दीबाजी में आंसर देते हैं और वो गलत हो जाता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक बेसिक सेंस समझो। जैसे मान लो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। पहले वाले की इक्वेशन मान लो कुछ ऐसे है, x1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई 1, और x2 इस टाइप का है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। और आपसे पूछा जा रहा है कि x1 माइनस x2 का मॉड मैक्सिमम कब होगा, या मैक्सिमम कितना होगा। क्वेश्चन ये है। अगर आप इसको मैथमेटिकली ऐसे या एनालिटिकली ऐसे देखते हो तो शायद आपको मेरी बात समझ आए किस टाइम पे इन दोनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी। जैसे t इक्वल टू 0 पे ये डिस्टेंस आपको a/2 दिख रहा है, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ पार्टिकल जल्दी पहुंच जाता है। तो ये अभी जस्ट आगे होगा, तब तक ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। तो आपको लग रहा है दूरियां घट रही हैं, बट आप देखोगे ये डिपेंड करेगा आखिरी में इनिशियल फेज पे दोनों के। तो ये आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि कितना इन दोनों के बीच में मैक्सिमम दूरी होगी। बेटा यहाँ तक आपने क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। चलो, तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को यहाँ पुट कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये रहती है ना बेटा, देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई बहुत तेज नहीं होता है पहले से। आप थोड़ा थोड़ा मैथ्स करना सीखोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बेसिक फॉर्मूले तो एटलीस्ट आते होंगे बेटा। कोई आप में से ऐसा है जिसने बेसिक फॉर्मूले नहीं पढ़े बेटा? जैसे साइन कॉस के ये सब फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ लिए हैं? नहीं पढ़े हैं तो बताना बेटा मुझे, क्योंकि कुछ एजम्पशन करना गलत होता है। ये सब पढ़ा है बेटा आपने? यस सर। अच्छा ठीक है। तो इससे आप कुछ डिराइव कर सकते हो बहुत सारे। देखो, अगर आप लोग घर बैठ के कुछ इसमें अप एंड डाउन, जैसे साइन ए प्लस भी पता है, ए माइनस भी पता है, तो उसको ऐड और सेपरेट करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कितने बच्चों को यहाँ तक जाना आता है बेटा? साइन ए प्लस साइन बी से क्या आप यहाँ तक जा सकते हो बेटा? बताओ। अगर आपको ये बेसिक सेट आता है तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो। कितने बच्चों को बेटा ये आता है? बेटा आप लोगों ने सीखा है? जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा ठीक है बेटा। तो मान लो अगर आपको ये सब आता है तो हम बेटा, पता है पूरे बैच को सेलेक्ट करा के मैं मोदी जैसे फीलिंग ले लेता हूँ, फिर आप लोग मुझे याद दिला देते हो मैं कौन हूँ। चलो, कहाँ गए? हाँ चलो, मैं वापस आता हूँ। बेटा मैं आपसे बोल रहा था ना, मैं काफी दिनों से परेशान था कि जो बाकी बच्चे हैं, 7 IIT रिजल्ट काफी नहीं होते बेटा। मेन बात है कि बाकी बच्चों का सिलेक्शन हो कि ना।
आज जब मुझे न्यूज़ आई कि जिंदल से बाकी सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, मुझे जो नालको के जितने पेंडिंग बच्चे थे, सबको सबको एनआईटी मिल गया। बेटा एनआईटी राउरकेला में तो वीएमसी अंगुल का कैंप लगा सकते हो अब जाके। हर साल के जो कि जितने कम बच्चे हैं हमारे पास, उसके प्रपोर्शन में हर साल 5-6 बच्चे जा रहे हैं। इस साल तो 5 या 6 बच्चे जाएँगे टोटल। ट्रिपल आईटी, एनआईटी राउरकेला और आईआईटी, आपको हर साल अपने सीनियर वहाँ बच्चे मिलेंगे। और बेटा ये बात समझना कि सारे बच्चे गए हैं एक्सेप्ट फ्यू, 2 और 3। तो केमिस्ट्री सिखाती है कि एक्सेप्शन का रट्टा मारो, बट आप खुद तो एक्सेप्शन मत बनो ना। लेकिन बेटा मैं उन सारे बच्चों की गारंटी ले रहा हूँ जो लास्ट डे तक क्लास करते हैं। उन सबकी नहीं ले रहा हूँ जो टाइम पास की तरह क्लासेस को अटेंड करते हैं। एटलीस्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास। देखो बेटा, 2 पार्टिकल के एसएचएम, अब मैं इसको बस यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे कैसी इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे आप इसको पुट करते हो बेटा यहाँ पे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस कि सर x1 माइनस x2 हमें इस तरह का मिलेगा। बेटा घर पे ये सब काम करना सीखो, नहीं सीख रहे हो ना तो कोई शॉर्टकट आपके काम नहीं आएगा। ये कमिट टू मेमोरी करते हो, इससे ये डिराइव करना सीख जाओ। तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ? अगर आपको यहाँ पे साइन ए माइनस बी पूछा जा रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा? मैंने साइन ए प्लस बी का लिखा है ना बेटा। साइन ए माइनस बी कितना आ जाएगा बेटा बताओ? मैं लिख देता हूँ बेटा। देखो हमें ये ऐसे करना है, x1 माइनस x2 करना है। तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो हमारे फॉर्मूले में x1 माइनस x2 करते वक्त ए और बी को आइडेंटिफाई करो बेटा। ये ए है और ये बी है। अगर मैं x1 माइनस x2 कर रहा हूँ तो ए कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। ये हमारा कुछ इस तरह का आया, यानी साइन ए माइनस साइन बी। तो हमको मिल जाएगा 2, ए कॉमन निकाल ले रहा हूँ बेटा पहले ही मैं, और ये एम्पलीट्यूड वाला ए है। अब ए माइनस बी लिखूंगा तो बेटा खुद आप बताओ, इन दोनों में से अगर मैं ए माइनस बी करूंगा तो ओमेगा टी कट जाएगा, क्या बचेगा? अगर आप इस एंगल को इससे माइनस करोगे तो आपको फाइव वन माइनस फाइव टू मिलेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? देखो ओमेगा टी कट जाएगा, फाइव वन माइनस फाइव टू बाई टू मिलेगा, और यहाँ ए प्लस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, यानी अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा, फाइव वन प्लस फाइव टू हो जाएगा। तो 2 ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू। बेटा यहाँ तक आप लोग पहुंच पा रहे हो? देख लो। यस सर। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये डिस्टेंस है और मैं इसका मॉड लिख दे रहा हूँ, चलो देख लेना बेटा, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ करते कैसे हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है वो तुम्हें इक्वेशन दे दे, एक साइन के फॉर्म में दूसरी कॉस के फॉर्म में। तो तुमको बस ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमें इसको माइनस करना है फिर मॉड लेना है। यानी तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कि सर साइन ए प्लस बी को हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते करते यहाँ तक कैसे जाते हैं, जब साइन ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, या कॉस ए माइनस कॉस बी कैसे निकालते हैं। अब देखो इतना आया। क्या बेटा कितने बच्चों को लग रहा है कि तुम इसको चेंज कर सकते हो? कोई बच्चा इसको चेंज कर सकता है क्या? बताओ। अगर तुम्हें कोई वेव दी हुई है, मतलब एसएचएम दिया हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट होता है इनिशियल फेज, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये टर्म भी तो कांस्टेंट होगा। देखो सिर्फ टाइम वेरिएबल क्या है? टाइम वेरिएबल ये है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो तुम्हारा दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा। सिंपल बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? बेटा कॉस मैक्सिमम कब होता है, कौन बच्चा बताएगा? कॉस मैक्सिमम कब होता है बेटा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। उसके बाद कब होगा बेटा? हाँ साइक्लिक सोच लिया करो ना। कॉस 0 पे मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे फिर मैक्सिमम होगा ना बेटा 360 डिग्री। ऐसा समझ आ रहा है? तो तुम इस एंगल को उठा के 360 डिग्री के बराबर पुट कर दो। इसे 2 ओमेगा टी
प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू, और न्यूमेरिकली चेक कर लेना कि बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है, ऐसे डाल के, या जीरो डाल के भी चेक कर लो बेटा। ओमेगा टी वैसे वैसे थोड़ा सा नेगेटिव में टाइम में आ जाएगा, बट वो भी सही है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टी इक्वल टू नेगेटिव पुट करके भी चेक कर सकते हो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में। नेगेटिव टाइम में बस आपको ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा ये इससे पहले कहाँ रहा होगा, उतना सेकंड पीछे कर देना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए? आपको हमेशा ये फॉर्मूले लगाने हैं, यहाँ तक आएगा, और जैसे ही आएगा आपको एक वेरिएबल पार्ट मिलेगा और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट को देखो मत, टाइम के साथ सिर्फ ये वेरी कर रहा है। अगर ये आपको साइन या कॉस टाइप का कुछ दिखता है तो बस उसको मैक्सिमाइज कर दो। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? Yes, sir. एट दैट टाइम यू विल गेट मैक्सिमम। तो पहले वो टाइम निकाल लो, फिर यहाँ पुट करके ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ना कि। तो मैं एक क्वेश्चन दूं बेटा, आप करके दिखाओगे मुझे? क्या इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन दूं, आप कर लोगे अगर मैंने थ्योरी बता दी तो? Yes, sir. तो चलो मुझे यही वाला क्वेश्चन करके बताओ कि आंसर कितना आएगा। t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी एक्चुअल इक्वेशन क्या बन जाती है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिया रहता तो इसकी इक्वेशन हो जाती है कि सर x1 आ गया a साइन ओमेगा टी ओनली, अगर ये पार्टिकल आगे जा रहा है तो, और ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या आती? x2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनता है, किसी बच्चे को याद है a/2 पे कितना बनता है? 30 डिग्री। साइन 30 इक्वल टू 1/2। साइन का ग्राफ कभी देखना बेटा, तो आपको बात समझ आएगी। यानी आपका 5 1 5 2 आ गया, देख पा रहे हो? x1 x2 आ गया हमारा। अब ठंडे दिमाग से बैठ के, या तो बेटा देखो एग्जाम में मेरी बात समझो, कोई भी ये सब याद करके नहीं जाता, आप मेथड समझते हो। आपको लग रहा है आप ये सब याद करके जा पाओगे? 2 साल बाद आंसर ना है, बट आप ये फीलिंग तो समझ सकते हो ना कि सर मुझे x1 पता है, x2 पता है, तो मुझे आंसर यहाँ तक जाना है, x1 माइनस x2 का मैक्सिमम। हाँ, अब जैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस ये वाला करके, आप इस रिजल्ट तक आ जाओगे, और इस रिजल्ट को पुट करो, यू विल गेट योर वैल्यू। आपको 5 1 पता लग गया, 0 है, 5 2 30 है। क्या बेटा आप लोग को मेरी बात समझ आई ना? कर लोगे अब इसमें? इसका आंसर क्लास में कोई लाइव बता सकते हैं कितना आ जाएगा? 2a, 5 1 की वैल्यू 0 मिल चुकी है, 5 2 की वैल्यू हमने 30 निकाल ली, यहाँ से साइन 15 मिल गया। मैंने डेटा थोड़ा अजीब सा लिया है, बट आंसर आपको सही मिल जाएगा। 5 2 को मैंने 30 पुट कर दिया है। यहाँ पे 2 ओमेगा टी है, तो पहले मैं टाइम निकाल लूंगा। अब देखोगे कि अगर हम यहाँ कॉस को मैक्सिमाइज करना है तो 0 पे ही कर दो। 0 इक्वल टू 2 ओमेगा टी प्लस 5 1। 5 1 की वैल्यू 0 है, 5 2 की वैल्यू, बेटा देखो मेरी बात समझना, हम जब पुट करते हैं ना, ये 2 ओमेगा टी रेडियंस में होता है, तो ऐसे मत कर देना 2 ओमेगा टी प्लस सर 30 डिग्री, ये पाप हो जाएगा आपसे। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई? ऐसे नहीं पुट करना। यहाँ मुझे पता है ये 30 है और अगला वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने 30 पुट किया। यहाँ पे आपको जब पुट करोगे तो 5 2 को रेडियंस के टर्म्स में लिखना, यानी आपको ऐसे 0 इक्वेट करना पड़ेगा। 2 ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री की जगह आप क्या करोगे, क्या लिखोगे बेटा? पाई बाई 6 लिख लोगे, तो आप ऐसे करना, आंसर निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है? आप इसमें टाइम निकाल लोगे, और उसको निकालने के बाद आप उस टाइम को यहाँ पुट कर दोगे, या सिंपली 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 पुट कर दो। बेटा पुट करोगे तो कितना आएगा? कॉस, यहाँ से मैं अगर 2 ओमेगा टी को देखूँ तो मेरा माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, यानी माइनस 30 डिग्री। 5 1 मेरा 0 था और 5 2 मेरा 30 था, तो यहाँ पे कॉस 0 1 आ गया, तो इतना आंसर आ जाएगा मेरा, 2a साइन 15। बेटा बात समझ गए ना? आगे बढ़े। Yes, sir. एग्जाम में ऐसे अच्छा अच्छा डेटा आएगा कि आप पुट कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बना देता हूँ, बट एग्जाम में डेटा वो अच्छा देंगे। अब चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मतलब इसी के अंदर। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी लेंदी,
और मैं शुरुआत करता हूँ एक सिंपल टर्म से। आप हेडिंग डाल लो, हेडिंग से हमारा दिमाग थोड़ा क्लियर होता है। हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, अलग अलग केसेस में बेटा, अलग अलग। हेडिंग नोट कर ली बेटा। अब स्टेप्स लिखवाऊंगा, ठंडे दिमाग से पहले वो स्टेप्स लिखना, उससे पहले आगे मत बढ़ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की तरह रिपीट होगा। चाहे तो दुनिया में तुम्हें कुछ भी दे, आप आंख बंद करके वही केसेस लगाओगे। और मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगा। वो आपसे बोलते हैं कि क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आया है, पर क्वेश्चन एसएचएम का होता है। अगर कभी भी 11th और 12th दोनों क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा है, टॉपिक 11th का भी और 12th का भी, और बोर्ड मतलब जेई में या क्वेश्चन आ रहा है, तो वो जब उसको क्लासिफाई करते हैं तो 12th का लिखते हैं। टेक्निकली 11th का सिलेबस 60% आता है एग्जाम में, और 12th का 40%। लेकिन जब जो मिक्स वाले क्वेश्चन है उनको वो दिखाते हैं कि ये 12th के हैं, तब वही रेशियो 45 और 55 में बदल जाता है। पर 11th बेटा ज्यादा आता है एग्जाम में। बेटा आपने हेडिंग डाल ली। स्टेप 1, नो मीन पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है, सीधे लिखो, वेयर इज स्टेबिलिटी लिखता हूं या फोर्स इक्विलिब्रियम लिखता हूं। मतलब जहां पे वो जाके सेटल हो। मैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझाता हूँ, तो बस ऐसे लिखते चलो पहले। पार्टिकल को थोड़ा सा लीनियरली डिस्टर्ब करेंगे। पार्टिकल सिर्फ थोड़ा सा, जैसे आपने पार्टिकल को लिटिल बिट डिस्टर्ब किया, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल एट डिस्टर्ब पोजीशन। मैं बिल्कुल बिल्कुल जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे लिखते चलो। हम जब ये 4-5 बार करेंगे तो आपको मतलब समझ आएगा कि सर मीन पोजीशन निकालना है, मीन पोजीशन पे डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब करते वक्त जैसे डिस्टर्ब कर ले, मतलब कहीं दाएं बाएं खिसका दो, तो खिसकाने के बाद वहां पे हम नेट फोर्स निकालेंगे। एट डिस्टर्ब पोजीशन ही जरूर लिखना। उसके बाद स्टेप 4, कैलकुलेट एक्सेलरेशन बाई नेट फोर्स बाई मास। और उसको यहां तक पहले इतना लिख लो। स्टेप 5, देन एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर करो, नेट फोर्स बाई मास। क्योंकि आपने एसएचएम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। यहां तक जैसे आया, अगर वो एसएचएम वाला चीज है तो हमेशा तुम्हें इस चीज में कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, सम कचड़ा माइनस साइन के साथ में, सम कचड़ा इंटू एक्स। अब ये और ये इक्वेट हो जाते हैं। मतलब हमेशा भी एसएचएम की पहचान यही होती है कि बुलाने वाले फोर्स में, एक्सेलरेशन में समथिंग इनटू एक्स होता है। अब जैसे ही तुम ये दोनों चीजों को इक्वेट करते हो, तुम ऐसे लिखना, देन इक्वेट एक्सेलरेशन विथ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बाई कंपेरिजन तुम्हें ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। जो भी ओमेगा स्क्वायर आया तो उसको ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी से कंपेयर करोगी। स्टेप 6, देयरफॉर टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। और मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं छोटे छोटे एग्जांपल से समझाऊंगा।
आप पहले इतना लिख लो सर। इतनी सी छोटी सी चीज एसएचएम का डर पैदा करती है बच्चों में। यही एक चीज है जिससे बच्चे, मतलब ये 2-3 बार में भी नहीं समझ आती है बच्चों को। तो अगर एक बार आपका इसका डर चला गया तो शायद एसएचएम से आप डरोगे नहीं। तो पहले आप इसको अच्छी तरह से लिख लो। लिख लिया बेटा? सर 2 मिनट से। आराम से करो बेटा, कोई जल्दी नहीं है बेटा। पढ़ते वक्त अगर तुम्हारा फोकस अच्छा है, तुम सिर्फ क्लास में मौजूद हो, तो ही सही है। तब टाइम लगेगा, सोचोगे सर कि ये माइनस साइन था कि नहीं, कुछ डाउट्स रखोगे मन में। Requirement. No problem. बेटा यहाँ तक लिख हाँ लिया? सर, हो गया। ठीक है बेटा, चलो अब एक छोटे, सबसे छोटे एग्जांपल से शुरू करता हूँ और फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। एक ब्लॉक वर्टिकल स्प्रिंग के साथ लटका हुआ है। इसका स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है और मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है बेटा? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप देखोगे हम मीन पोजीशन उसको बोलेंगे जहां पे, देखो स्टेप 1 पे आओ पहले। नो योर मीन पोजीशन, वेयर इज स्टेबिलिटी और फोर्स इक्विलिब्रियम। तो फोर्स इक्विलिब्रियम अभी इस सिस्टम को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आपको खुद पता है कि नीचे mg लगेगा, और अगर ये स्प्रिंग के साथ मास लटका हुआ है तो इक्विलिब्रियम तब आएगा जब mg इक्वल टू kx हो जाएगा। तो फर्स्ट आप लिखोगे कि सर mg इक्वल टू kx, और जिस लाइन पे ऐसा होगा दिस विल बी कॉल्ड मीन पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बैलेंस्ड है। स्टेप 1 बेटा यहाँ तक लिख लिया आपने? आराम से लिखो बेटा कि अगर एक स्प्रिंग से मास लटका हुआ है तो अपने आप वो कहीं ना कहीं तो फोर्स बैलेंस होने पे टिका होगा। जितना धरती उसको ब्लॉक को नीचे खींच रही होगी, स्प्रिंग उसको रोक के रखा होगा। स्टेप 2 बेटा, स्टेप 2 में क्या था? देखो, डिस्टर्ब द पार्टिकल ए लिटिल बिट। और ये याद रखना, अगर हम लीनियर एसएचएम पढ़ रहे हैं तो ऊपर और ये नीचे आपकी मर्जी, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक है? तो एक बच्चा आया, शैतान सा बच्चा, उसने बोला सर रुकिए ना, क्यों ना मैं इसी पार्टिकल को लेता हूँ और थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ, थोड़ा सा नीचे। इसने कितना नीचे खींच दिया बेटा बताओ? क्या ये डिस्टेंस y मान लें? अब ये स्प्रिंग एक्चुअली कितना खींची हुई है, कोई सोच सकता है? बेटा कहीं ना कहीं इसका ओरिजिनल लेंथ सिर्फ एल नॉट रही होगी। आपके मास लटकाने की वजह से ये एक्स नीचे आ गया। क्या आपको ये बात समझ आ रही है ना बेटा? और अब एक बच्चा आया शैतान सा, जिसने पकड़ के इसको और नीचे खींच दिया, क्योंकि ये थी मीन पोजीशन और ये है डिस्टरबेंस। आपने इसको और नीचे पकड़ के खींच दिया। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? अब ये स्प्रिंग कितना खींच चुकी है बेटा बताओ? एक्स प्लस वाई। तो इस स्प्रिंग के ऊपर, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ? के एक्स। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, यानी एक्स प्लस वाई। क्या यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है बेटा? ये फोर्स बाय द स्प्रिंग है, फोर्स बाय द स्प्रिंग। देखो आराम से समझो। डिस्टर्ब द पार्टिकल ए लिटिल बिट, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट डिस्टर्ब पोजीशन। अभी मैंने रिजल्टेंट फोर्स की बात की है, तो ये तो फोर्स स्प्रिंग लगा है, mg भी तो होगा बेटा। क्या यहां तक तुम लोग साथ में हो? स्टेप 2 में आपने लिखा कि सर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा के एक्स प्लस वाई, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, और इतना अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड।
यहाँ तक आप नोट कर लो बेटा। बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? हर स्टेप को फीलिंग लेना कि सर पहले स्प्रिंग से मास लटका हुआ था अपने आप, अनडिस्टर्ब एक मास m लटका हुआ था, तो वो फोर्स इक्विलिब्रियम में था। जितना मास धरती का मास, मतलब मास को धरती खींच रही थी, उतना ही स्प्रिंग खींच के इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ था। प्रॉब्लम कब आती है? जब तुम एक कंजर्वेटिव सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो थोड़ा सा, और जैसे ही तुमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, अब आप यहाँ पे अपना हाथ छोड़ दो। डिस्टर्ब करने के बाद उसे छोड़ दो, और जैसे ही तुम छोड़ोगे ये अपवर्ड फोर्स इतना लगेगा। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है? नोट नो कर। सर। अब मुझे कॉमन सेंस से यहाँ के बताओ, तुमने फोर्स निकाल लिया, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? नेट फोर्स बाई मास। अब मैं ध्यान से देखूं, स्टेप 1 से मुझे पता है mg इक्वल टू के एक्स, तो के एक्स इक्वल टू एम जी से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा के वाई। के वाई अपवर्ड, ये था नेट फोर्स। और इस नेट फोर्स को मैं पुट करूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, जैसा हम लोग करते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू एम में करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। स्टेप 3, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालते वक्त आपको आया के बाई एम इंटू वाई। वाई अगर नीचे किया है, बेटा मेरे को बताओ, अगर मैं वाई को बोलूं मैंने डिस्टर्ब कहाँ किया, मैंने नीचे डिस्टर्ब किया है, और नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो आपको ये समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसलिए आप चाहो तो माइनस साइन लगा सकते हो। आप फीलिंग वाइज देखो, मैंने अपवर्ड वर्ड यूज किया इसलिए मैंने माइनस साइन यूज नहीं किया था, बट आप फीलिंग से सोचो, अगर मैं वाई को नीचे पॉजिटिव कह रहा हूँ तो एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है बेटा? नो सर। अब बताओ हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? स्टेप 4 तक हो गया, एक्सेलरेशन निकल गया। कंपेयर करो इसे ओमेगा स्क्वायर एक्स से, पर ये एक्स क्या था? डिस्टरबेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हमारे हिसाब से ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टरबेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। आप पूरा अच्छे से लिखना बेटा। तो यानी हमारे लिए ये चीज हो जाएगी वाई, यानी अब मैं कंपेयर करूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब बेटा इन दोनों की कंपैरिजन में, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर आपको किसके बराबर मिला बताओ? ओमेगा स्क्वायर के बाई एम के बराबर मिला। तो ओमेगा आपका आ गया रूट के बाई एम, और टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा। दैट मीन्स टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एम बाई के। यहाँ तक बेटा बल्ब जल गया है कि नहीं? अब इसको कमिट टू मेमोरी कर लो, बस चेंज कर देना थोड़ा सा। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बड़ा सा लिखाता हूँ, आप उसको बड़ा सा याद कर लेना। आपको ऐसे याद करना है कि सर 2 मिनट पीछे करेंगे वो पेज। हाँ बेटा, बस बस एक सेकंड दो, बस ऐसे लिखना, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। आंसर को ऐसे लिखना, एम इफेक्टिव के इफेक्टिव, बस ऐसे लिखना, मैं बाद में धीरे धीरे समझाता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया। अब आप लिख लो। जब तक तुम सारे स्टेप्स पे ध्यान दे रहे हो, हर बार आपका आंसर आएगा। इसके बाद कॉन्फिडेंस, इसके बाद नंबर ऑफ अनसॉल्व क्वेश्चन, बस दो ही चीजें चाहिए। पता है बेटा आपको, मैं पूरे सिर्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बच्चे का एकेडमिक पीक तब आता है जब वो हर दिन टेस्ट देना चाहता है, भले वो कितने भी कम नंबर लाए, कितने भी कम लाओ, फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बच्चा नेगेटिव में भी मार्क्स ला रहा है ना बेटा, तो उसको भी मैंने अच्छे कॉलेज जाते देखा है। क्योंकि जिस समय हम लोग आईआईटी का पेपर लिखते थे बेटा, उस समय तो 55 62% वाले, 65% वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते थे। जो परसेंटेज का अचानक से नया ट्रेंड आया है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है। क्योंकि आईआईटी आज भी आपके सिर्फ 30% कॉन्सेप्ट मांगती है, वो जो रियलिटी है बेटा। 30% कॉन्सेप्ट बनाना बहुत मुश्किल बात है, 40% कॉन्सेप्ट पे तो आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाओगे।
मैंने जानबूझ के सबसे छोटे एग्जांपल से समझाया है, बट इसके बाद मैं कोई भी एग्जांपल लेके आपको दिखा दूंगा। कोई भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं और फिर करते हैं, जहां जहां एसएचएम हो सकता है। एसएचएम याद रखना वही होगा जहां कंजर्वेटिव सिस्टम होगा। एसएचएम वही होगा जब वो बुलाएगा ना, तो बुलाने वाला फोर्स समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, हमेशा वही एसएचएम होगा। यहाँ तक नोट किया बेटा? यस सर। अच्छा, मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ जो लगेगा टफ बट होगा नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, तो चलो देखते हैं। बेटा देखो, हो सकता है आप सारे बच्चों ने रुको मैं यहाँ लाता हूँ। अब बेटा ये नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है, इस पे कमिट टू मेमोरी लिखना और इंपॉर्टेंट लिखना। कमिट टू मेमोरी मतलब याद रखना है और इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, क्योंकि मैं धीरे धीरे बताऊंगा व्हाट इज एम इफेक्टिव, के इफेक्टिव। बेटा किसी दिन वाइवा लिया और आपको सारी चीजें याद नहीं है, तो मेरा और आपका फेलियर हो जाएगा। रुको याद करो। आओ देखते हैं। एक अजीब सा क्वेश्चन दिया आप कि एक रिंग है, और मैं बेटा अभी कुछ इमेजिन नहीं कर रहा कि आपको ग्रेविटेशन याद है कि नहीं। एक रिंग है जिसका मास m है, उसके एक्सिस पे आपको वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली एक्सेलरेशन बताता है। अगर ये दूरी x है और ये रेडियस r है और रिंग का मास m है, तो यहाँ पे अगर आप 1 kg रखोगे ना, तो आपकी भाषा में सिंपल करके बताता हूँ, तो उस पर जो फोर्स लगता है ना, फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक, वो फोर्स की वैल्यू आती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह से आता है, -G m(x)/। ये हो सकता है आपको याद हो सकता है आपको याद नहीं हो, कोई बात नहीं बेटा, बट ऐसा लिखा रहता है। लिखा आपने बेटा इतना? आपको एक डरावना क्वेश्चन देता है, वो बोलता है कि एक स्मॉल पार्टिकल मास यहाँ m का रखा हुआ है, तो बेटा जब 1 kg पे इतना फोर्स लगता है तो m kg पे बस m से मल्टीप्लाई कर देना। मेरी बात समझ गए? ये कैपिटल M इसका मास है रिंग का, तो ये हमारा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फोर्स में स्मॉल m भी मल्टीप्लाई कर देना। m kg पे इतना फोर्स लगता है, और आपको ये फॉर्मूला अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का याद होता तो एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर नहीं भी याद है तो बेटा हम डिराइव कर सकते हैं, डोंट वरी, अभी नहीं कर रहे। अभी क्वेश्चन क्या है देखो, सोचो। एक बच्चा क्यों 30 सेकंड में एग्जाम में करता है, उसको क्वेश्चन आता है फॉर x वेरी 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 लेस देन r, एक पार्टिकल को यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर यहीं से क्यों किया, खुद सोचो ना, एक मास है, सेंटर पे तुम रहो, तो ये बड़ा एम तुमको खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा होगा। देख लो, कहीं कोई तुम्हें खींच नहीं पाएगा, तो यानी यहाँ पे फोर्स इक्विलिब्रियम है। अब तुमको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, देखो डायग्राम मैंने बड़ा बनाया है, तो तुमको ऐसे इमेजिन करना है कि रेडियस बहुत बड़ा है और तुमको हल्का सा डिस्टर्ब किया है, हल्का सा। अब तुम्हें जैसे ही वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा एक्स में, अब जैसे ही तुम्हें ये बात समझ आई, तो बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि फोर्स लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा? इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, देन दिस फोर्स विल बिकम, तुम डिस्टर्ब पोजिशन पे हो, तो ये फोर्स किसके बराबर है? -G(m)(m)x अपॉन, बेटा x² + r² की पावर 3/2 है। r बहुत बड़ा है, तो r² + x² लगभग अप्रोक्सीमेटली r² के बराबर आ जाएगा, ये चीज टेंडिंग टू, और पावर 3/2, तो क्या ये r³ हो गया? यहाँ तक देख लो बेटा। आप लगभग इस लाइन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि x² + r² लगभग आपका r² के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x बहुत छोटा है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो 10⁻6 का स्क्वायर प्लस 10⁻⁻6 का स्क्वायर करके देख लो, आपको लग जाएगा ये लगभग 10⁻6 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, इमेजिनेशन जरूरी है। यहाँ तक तुम्हें समझ आया? यस सर। अब तुमसे पूछ दिया है कि बेटा इस पार्टिकल का, देखो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया, एक रिंग है जिसका मास m है, एक पार्टिकल है
जिसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया गया है, सेंटर से लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया गया है, और क्वेश्चन में दिया है कि x इज वेरी 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 लेस देन रेडियस ऑफ द रिंग, और एक्सियल लाइन पे उसको डिस्टर्ब किया गया, सब कुछ लिख देगा बेटा वो कि एक्सियल लाइन पे डिस्टर्ब किया गया, एक्सिस वाली लाइन पे, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्योंकि जैसे ही तुम इसको इस तरफ लेके जाओगे, रिंग तुम्हें खींचेगी इस तरफ, पर इधर आने के बाद काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो थोड़ा आगे चले जाएगा, जितना तुम इधर खींचे उतना ही वो इधर चले जाएगा, और लगभग ऐसे वो ऑसिलेट करता रहेगा इस लाइन के अबाउट। तो तुमसे टाइम पीरियड पूछा है कि एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा। अब एक बच्चा बोलेगा यार ग्रेविटेशन तो हमने ढंग से पढ़ी नहीं। बेटा इतना इजी क्वेश्चन था कि अगर तुम्हें वो फोर्स इस तरह से दिख जाता कि लगभग सर फोर्स की वैल्यू -G m इंटू एक्स अपॉन r³ आ गई, अगर मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, तो उसके बाद तुम्हें इसको ma के बराबर करना था, मास इंटू एक्सेलरेशन के, तुमको तुम्हारा एक्सेलरेशन मिल जाता -Gm/r³ इंटू एक्स। अब तुम इसको -ω² के बराबर करते, एंड आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओमेगा फटाक से तुम्हारे पास आ गया, ω² की वैल्यू आ गई, मतलब ओमेगा की वैल्यू आ गई √Gm/r³, और तुम्हारा टाइम पीरियड आ गया 2π/ω। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? अब दुनिया तुम्हें जानबूझ के वैसे फोर्स देगी, इस फोर्स में सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x था, और जो बाकी चीज है वो तुमको इसीलिए दी है ताकि तुम टाइम पीरियड निकाल सको। जहां पे भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हुआ, तुम नीचे ले जाओगे, और फोर्स ऊपर ले जाना चाहता है, वापस बुलाता है, हिंदी में समझो बेटा, यहाँ पे बुलाने वाला, सेंटर की तरफ बुलाने वाला फोर्स कहीं पे भी है, और अगर वो लीनियर टाइप का है तो वो SHM कराएगा। बेटा पापा ये क्वेश्चन समझ आया आप लोग को? Yes, sir. तो क्वेश्चंस की कोई भी एंड नहीं होगा, मैं आपको दिखाते जाऊंगा ऐसे क्वेश्चन। मैं एक और दिखाता हूँ। देखो बेटा, आप जब धीरे धीरे से दिमाग ठंडा होगा ना, ऐसे सोचोगे मेन पोजीशन पे था, यहाँ मैंने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया मेन पोजीशन क्या है, फिर मैंने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने पे मैंने फोर्स निकाला इस पॉइंट पे, डिस्टर्ब पोजीशन पे, इस पॉइंट पे मैंने फोर्स निकाला, इतना आया, उस फोर्स को मैंने, उस फोर्स से एक्सेलरेशन निकाला, उस एक्सेलरेशन को मैंने -ω² के कंपेयर किया, तो मुझे ओमेगा आ गया, मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया। मैं तुमको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो तुमको ये समझना पड़ेगा, अच्छे बच्चे ना, जैसे ये कॉन्सेप्ट के स्टार हैं, अलग अलग स्टार हैं, अलग अलग, वो इन सारे स्टार्स को कनेक्ट करना जानते हैं, और ये वही बच्चा कनेक्ट कर पाएगा जिसका हर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो तुम जब किसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो और तुम्हें लगता है कि एक चैप्टर कितने ही मार्क्स का है, नहीं बेटा, वो एक चैप्टर कई बार अलग अलग 4 चैप्टर में भी पूछा जा सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपको फ्लूइड थोड़ा भी नहीं आता है, क्लास 9th लेवल पे भी नहीं आता है, तो लेट मी हेल्प यू। एक वुडन क्यूब दिया हुआ है, वुडन क्यूब दिया हुआ है, साइड ए है, इसकी डेंसिटी ऑफ द वुड दे रखी है O0, डेंसिटी ऑफ वाटर W है। आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ऐसा सिचुएशन है कि एक लकड़ी पानी में तैर रही है। यहाँ तक बेटा समझ आ रहा है? अब एक आदमी आता है, बेटा सबने देखा होगा, एक आदमी मान लो आता है, उसने थोड़ा सा इस लकड़ी को थोड़ा सा डिप कर दिया, फर्दर डिप कर दिया, आपने लकड़ी को लिया और थोड़ा सा डिप कर दिया, मतलब अगर पहले ये x था, x0 था, तो आपने इसको x0 + y बना के छोड़ दिया, अपने हाथ से ऐसे प्रेशर डाला, फिर आपने अपना हाथ हटा लिया। अब आप देखोगे कि ये इस पॉइंट के अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट, बेटा देखो वाइड डिस्प्लेसमेंट का SHM करेगी, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? अब बच्चे का पूरा सर दर्द कि सर ये क्या दे दिया है क्वेश्चन में। और बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्यों आपको ये चीज इतनी छोटी लगेगी? अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सबको ये पता है कि बाइंड फोर्स का फॉर्मूला, पानी जो बाइंड फोर्स लगाता है वो आता है V रो, रो किसका होता है? वाटर का या लिक्विड का, V किसका होता है? डिस्प्लेस्ड वाला, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और ये बॉइंट फोर्स बाय द लिक्विड होता है। सर हाँ बेटा बताओ। सर वहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए कहाँ पे बेटा? सर, जो बॉयंट फोर्स के फॉर्मूले में। बेटा तुम देखो, माइनस प्लस साइन तुम्हें समझ आना चाहिए। बॉइंट फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड लगता है, ऊपर की तरफ, तो माइनस प्लस साइन तुम्हारे ऊपर है। देखो, अगर तुम ये नहीं समझ सकते कि नीचे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मैं ऊपर नेगेटिव लूंगा, लेकिन अगर मैंने नेगेटिव ऊपर लिया है, मतलब देखो बेटा मैं ऐसे समझाता हूँ, मैंने अगर पॉजिटिव ऊपर लिया है तो मैं यहाँ क्यों नेगेटिव लगाऊंगा? तो ये साइन आपके ऊपर है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बॉइंट फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड लगता है, तो साइन आप खुद चुन सकते हो। फिजिक्स आपको प्लस माइनस के साइन पे नहीं रोकती है बेटा कभी, वो आपकी इच्छा है। आपको फीलिंग समझ आनी चाहिए कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस आप ले रहे हो, चाहे वो मोशन वाले क्वेश्चन करो चाहे कहीं करो, प्लस माइनस आपकी पूरी फ्री है आप चुनने के लिए। ठीक है बेटा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि बाइंड फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगता है। बेटा आप लोग का जो ये सीनियर बैच है 12th वाला, मैं 11 से समझा रहा हूँ, मैं थका नहीं हूँ बेटा उन बच्चों को समझाने में कभी भी। मैं हर दिन समझा रहा हूँ, और हर चौथे या पांचवें दिन एक बच्चा मुझे जरूर बोलता है, सर मैं आज से इंटरनेट बेस्ड पढ़ाई बंद कर दूंगा, और फिर मैं देखता हूँ उस बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। और वो सबका टाइम आता है बेटा, किसी दिन उसे समझ आ जाता है कि बहुत हुआ थ्योरी, हटाओ सारा साइड में, बेसिक समझने के बाद अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं, उसी में मेरी जीत है, क्योंकि वही काला सच है, अनसॉल्व क्वेश्चन बेटा। जैसे ही तुम इस ब्लॉक को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैंने कितना डिस्टर्ब किया, यही मीन पोजीशन है, क्यों यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितना धरती खींच रही है उतना बॉइंट फोर्स लग रहा है इस पोजीशन पे। लेकिन जब तुम इसको हल्का सा डिप कर देते हो, डिस्टर्ब कर देते हो, तुमने कितना फर्दर डिस्प्लेस किया, वाई, तो अब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ द लिक्विड ज्यादा हो गया, तो बॉइंट फोर्स ऊपर ज्यादा लगेगा, बॉइंट फोर्स बढ़ गया, लेकिन इसका वेट नहीं बढ़ा, यानी नेट फोर्स ऊपर की तरफ आया। और जब तुम ये नेट फोर्स निकालोगे, जैसे ही तुम ये नेट फोर्स निकालोगे बेटा, यू विल फाइंड कि ये नेट फोर्स बराबर है समथिंग इनटू वाई के, जो तुम्हारा डिस्टरबेंस था, तुमने नीचे वाई डिस्टर्ब किया, मीन पोजीशन से वाई और ढकेल दिया नीचे फर्दर। यहाँ पे ऐसे लिखना, ये एक्स नॉट है यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे वाला वाई है, तुमने वाई फर्दर और डिस्प्लेस कर दिया, तो तुम्हारा फोर्स आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इस टाइप का आता है, समथिंग, माइनस साइन ये दिखाता है कि मैंने नीचे ढकेला है तो ऊपर आएगा, इंटू वाई, और फिर इस फोर्स से तुम एक्सेलेरेशन निकाल लोगे, माइनस समथिंग बाई मास इंटू वाई, और यही तुम्हारी क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। बेटा क्या आपको थोड़ा बहुत समझ आया? अब मैं निकाल के बताऊं, स्टेप्स यही होंगे कभी भी। चलो स्टेप 1 करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मीन पोजीशन। आप पहले पार्ट में ऐसे करते हैं, सर ये लकड़ी का ब्लॉक है, तो पॉइंट फोर्स होता है, जैसे मान लो मैंने इसे लेंथ को एक्स नॉट दिया है, तो ये पानी के अंदर है, तो आप बोलते सर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आता एक्स नॉट इंटू एरिया ए स्क्वायर, ये डिस्प्लेस्ड पार्ट का वॉल्यूम होता, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और ये बराबर करते आप एम जी के, ये देखो ये पॉइंट फोर्स है, इसको एम जी के बराबर करते हैं, यानी ए क्यूब वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास बना इंटू जी, ये पहली इक्वेशन आई, पॉइंट फोर्स और एम जी को बराबर किया, देखो एफ बी इक्वल टू एम जी किया मैंने, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 पे आपने क्या देखा, आपने उसको वाई फर्दर नीचे कर दिया, अब पॉइंट फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा हो गया, तो आप ऐसे लिखते कि सर अगर मैंने इस लकड़ी को छोड़ा नीचे से, वहां जाके से टपक से मार दिया नीचे की तरफ, तो एफ बी डैश की वैल्यू आती है, एफ बी डैश नया पॉइंट फोर्स, वॉल्यूम डिस्प्लेस, वॉल्यूम कितना है, एक्स नॉट प्लस वाई लेंथ हो गई, इंटू एरिया आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आ गया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी पॉइंट फोर्स आ गया नया वाला। इस फोर्स में से अगर मैं पुराना वाला एम को माइनस करूं, यह है पुराना वाला एम देखो, यह है पुराना वाला एम क्योंकि एम चेंज नहीं होगा,
तो मेरे को मिलता एफ बी डैश माइनस एम जी इक्वल टू एम में, और ए कहाँ है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। अब जैसे ही देखो बेटा, यहाँ देखो, यही तो एम जी है, एम इंटू जी, और यही इसके बराबर है। यानी मैं इसमें से ये माइनस करूं, ऐसा समझो कि मैं 2 लिख देता हूँ, 2 माइनस 1 करना है मुझे, एफ बी डैश माइनस एम जी। आप खुद देखोगे, रो जी कॉमन निकाल लो, ए स्क्वायर इंटू एक्स नॉट कट जाएगा, रो जी आपको ये ऐसे मिलेगा, रो जी ए स्क्वायर इंटू वाई आपको एम में मिला। देख पा रहे हो आप बेटा, ये आपका एम में आ गया, और आप साफ देख पा रहे हो कि ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है। यानी रो जी ए स्क्वायर, रो जी ए स्क्वायर बाई एम आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मुझे यहाँ से तुरंत मिल गया। बेटा आप स्टेप बाय स्टेप लिखना, मेरी तरह मत करना। आप एक्सेलरेशन निकालना, रो जी ए स्क्वायर बाई मास, और मास को आप चाहो तो फिर से पूरा ऐसे लिखना, दिस मच, ये वाला, ए क्यूब इंटू रो नॉट, और जैसे ही आप इसको करोगे इंटू वाई, ये पोर्शन के बन जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, और आपका टाइम पीरियड आ गया। क्या बेटा आपको थोड़ी बहुत बात समझ आ गई? कर लोगे? यस सर। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें एक पैटर्न है, तो वो आपको किसी भी जगह दे देगा। वो आपको एक वो लगा देगा कि पिस्टन है, वहां अपने आपने, मतलब बेटा उसको आपको तंग करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा ऐसा फोर्स क्रिएट करना है जो कुछ इस नेचर का होगा, माइनस के एक्स टाइप का, जहां वो ये ऐसा क्रिएट कर पाए। और ऐसा हर जगह हो सकता है, ऑलमोस्ट हर जगह। तो हर चैप्टर में ऐसे चमाएगा और आपसे टाइम पीरियड निकलवाएगा। सिर्फ स्प्रिंग वाला याद करना बेवकूफी है आपके लिए। जो बच्चे ऐसे सेंटर्ड होके ये रट्टा मार लेते हैं कि सर मेरा काम इससे चल जाएगा, बेटा आपका काम इससे कभी भी नहीं चलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? आपका काम सिर्फ इससे चलेगा, ऑल द स्टेप्स आर सेम। दुनिया का हर कंजर्वेटिव सिस्टम जहां पे हम फोर्स को प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स ला सकते हैं, वहां पे हम एसएचएम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बेटा क्या कुछ क्वेश्चन देके स्टार्ट करूं आपको? पार्टिसिपेट करोगे? यस सर। चलो, पहले मैं बेसिक लेवल पे जाता हूँ, जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप वैसे देखो, वो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, एक लिफ्ट है जिसके अंदर एक स्प्रिंग है, और ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन ए नॉट से। अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, एम मास है और के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मेरी बात समझे बेटा? पहले ये क्वेश्चन नोट करो, और कोई बच्चा आंसर बता सकता है बेटा इसका? सोचो बेटा, कितना होगा? जो आपको लॉजिक समझ आता है वो सोचो। हाँ बेटा, हाँ, गुड बेटा आदित्य। देखो, अगर आप बेसिक फॉर्मूला समझोगे बेटा, पहले ये बताओ कि टाइम पीरियड आपके हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा?
बेटा क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे पूरा? बेटा कितने बच्चों को लगता है कि आंसर चेंज होगा, बताओ? देखो, पहली बात, आपके फॉर्मूले में टीचर ने कुछ इस तरह से लिखवाया है, देख पा रहे हो? ये देख पा रहे हो बेटा? इस फॉर्मूले में कहीं भी एक्सेलरेशन का रूल आया है? सोचो, स्प्रिंग वाले केस में कहीं पे भी एक्सेलरेशन का रूल आया है? आंसर आ जाएगा आपका कि सर हमारा टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, वो इतना ही रहेगा। वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, लेकिन आप किसी एक बच्चे का मन क्यूरियस है, सर ऐसे कैसे हम मान लें? मत मानो बेटा, अब बिल्कुल मत मानो मेरी बात। आप क्या करो, सोचो कि सर आपने क्या बोला, हम डिस्टर्ब करेंगे। तुम इक्वेशन निकाल के देख लो, नेट फोर्स में सब कट जाएगा, सिर्फ फिर से वही सब आएगा। तुम करके देख लो। अगर मान लो आपको लिफ्ट के अंदर केस सॉल्व करना हो तो कैसे करते हो? सर एम जी नीचे लगेगा, लिफ्ट के अंदर आ जाएंगे तो एक सीडो फोर्स लगा देंगे एम ए नॉट, है ना बेटा? यही तो करोगे ना आप? तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आता? ऐसे आता है, एम जी प्लस एम ए नॉट इक्वल टू के एक्स, पहला पार्ट। फिर आप, एक शैतान बच्चा आके इसको डिस्टर्ब करता, थोड़ा नीचे ले जाता वाई, तो क्या हो जाता बेटा? फोर्स कितना लग जाता कि सर, अब जैसे मैंने इसको नीचे खींच दिया है तो नया फोर्स हो जाएगा बाय द स्प्रिंग के इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और सर ये ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे था एम जी प्लस एम ए नॉट, ये आता स्प्रिंग का फोर्स, ये डिस्टर्ब पोजीशन पे नेट फोर्स है, और आप इसको एम ए के बराबर करते, तो आप खुद देखते बेटा, के एक्स फिर इसको पूरे को कैंसिल कर देगा और मुझे के वाई ही मिलेगा, के वाई इक्वल टू एम ए और एक्सेलरेशन इक्वल टू के बाई एम इंटू वाई। और माइनस साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं नीचे वाई कर रहा हूँ और एक्सेलरेशन ऊपर आ रहा है, तो मुझे मिल जाता ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, एंड हेंस द सेम आंसर। अब यही चीज तुम्हें कॉमन सेंस से ऐसे याद रखनी है कि सर स्प्रिंग वाले केस में ऐसे फॉर्मूला बनता है जहां पे एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं होता। बेटा यहां तक समझ आ गया? यस सर। चलो मैं धीरे धीरे वेरिएशन लाता हूँ और आपके साथ कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आने लगे। देखो बेटा, एक क्वेश्चन वो आपको ऐसे देते हैं, दो स्प्रिंग लगा दी, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और मास एम है। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन समझाता हूँ, आप पहले ये टाइम पीरियड को धीरे धीरे याद कर लो। याद कर लिया बेटा इसको? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? चलो, अब मुझे बताओ, अगर मैंने दो स्प्रिंग लगाए हैं, किसी बच्चे को अगर ये बात याद है कि पैरेलल में लगाने में स्प्रिंग कांस्टेंट का रिजल्टेंट यानी के इफेक्टिव के वन प्लस के टू हो जाता है, तो आपका अगर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? टू के। यहाँ तक समझ पाए? तो आपका आंसर कितना चेंज हो जाता है? टू पाई, मास तो एम ही रहता, यानी एम अपॉन के इफेक्टिव की जगह आप क्या पुट कर दे? टू के, तो आपको मिलता सर पाई, ये रूट टू चाहो तो काट दो बेटा, पाई बाई, या ऐसे पाई, या टू को आप अंदर भेज दो बेटा, तो पाई टू एम बाई के टाइप का दिखता। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़े। अब मैं क्वेश्चन की वेरिएशन लाता हूँ आपके पास। देखो, यानी पैरेलल वाले केस में अगर आपको ये पता है, बेटा याद रखना, सीरीज में जब आता है ना, सीरीज में, जैसे मैंने दो स्प्रिंग सीरीज में लगा दी, के वन एंड के टू, और फिर इसको डिस्टर्ब किया, तब आपको याद रखना होता है के इफेक्टिव आप ऐसे निकालते हो, ऐसे वन बाई के इफेक्टिव इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई एट के टू। सीरीज में आपका फॉर्मूला ये होता है, इसलिए आपको जब के इफेक्टिव निकालो तो थोड़ा समझदारी से निकालना। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। बेटा एक चीज याद रखना, कई बार वो लोग ये देखते हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व किए हो कि नहीं। जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको पता रहता है कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम है,
अगर मैं एक ब्लॉक को इधर K1 लिख रहा हूँ, इधर K2 लिख रहा हूँ और इधर डिस्टर्ब करोगे तो ये दोनों ब्लॉक पैरेलल में ही है, आपको सिर्फ दिख नहीं रहे हैं। आप करके देख लो, आप इसको राइट साइड डिस्प्लेस करोगे ना तो दोनों स्प्रिंग मिलके लेफ्ट साइड धक्का मारेंगे। आप इधर राइट साइड लेके जाओ ब्लॉक को, ये स्प्रिंग बोलेगी मेरे को कैसे दबाया, मैं धक्का मारूंगी। ये स्प्रिंग बोलेगी मुझे कैसे खींचा, मैं भी तेरे को खींचूंगी पलट के। तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, ये दोनों बेटा पैरेलल में ही है। तो इसका भी आंसर आपको वैसे ही मिल जाता, 2 पाई रूट m अपॉन के इफेक्टिव यानी K1 प्लस K2। बेटा दिस इज नथिंग बट पैरेलल कनेक्शन। तो आप जब ज्यादा क्वेश्चन करते हो तो ही आपका दिमाग खुलता है। बेटा क्या मैं एक स्किल अप लेके जाऊं? वो चालाकी कहाँ दिखाते हैं कि बच्चा प्रोसेस समझा है कि रट्टा मार लिया है। चलो मैं एक क्वेश्चन देख के चेक करता हूँ। बेटा क्या आपने इस बात पे गौर कर लिया ना कि m इफेक्टिव बाई k इफेक्टिव? यहाँ तक आपको समझ आ रहा है ना? यस सर। चलो मैं थोड़ा सा एक वेरिएशन देता हूँ क्वेश्चन में, ये ज्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा सा है। एक तरफ एक रस्सी है, नहीं रस्सी वाला अभी केस आप कर पाओगे कि नहीं, पर छोड़ो छोड़ो कोशिश करते हैं। और सुनना मेरी बात, एक तरफ स्प्रिंग है, एक तरफ स्प्रिंग है और एक तरफ रस्सी का भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब बोलो रस्सी का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे है सर के? बेटा रस्सी भी खींचने पे स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है कई बार, अगर एक्सटेंसिबल है तो। बेटा रस्सी भी, आप कभी वो इलास्टिक बैंड देखा नहीं, खींचते हो तो वापस बुलाता है। आपको एक ऐसा रोप दिया है इस तरीके से, मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा अगर एक एक्सटेंसिबल रोप होती है और स्प्रिंग में क्या अंतर आता है। देखो, अब इस क्वेश्चन में वो आपको बोलता है, क्वेश्चन समझना, आपको बोलता है कि थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो टाइम पीरियड कितना आएगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना इमेजिनेशन लगती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये अच्छा है, आपको 10 सेकंड में समझ आएगा व्हाई दिस क्वेश्चन इज रियली गुड। हर लाइन जो आपको ऑडियो फॉर्म में मैंने बोली है, लेक्चर नोट्स की भी बात नहीं कर रहा, ऑडियो फॉर्म में हर लाइन आपके लिए काम की रहती है। जब एक बच्चा ये सोचता है ना कि मैं तो लेक्चर रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकता हूँ तो लाइव क्लास पूरी क्यों करनी है, बेटा लेक्चर रिकॉर्डिंग उन बच्चों के लिए नहीं रहती है। मैं तो उन बच्चों को काउंट ही नहीं करता हूँ जो लेक्चर मिस करते हैं, वो रेस में है ही नहीं। मैं सिर्फ उन बच्चों को सीरियस मानता हूँ जिनके एक दिन ऐसा होगा कि वो 12th के संडे को बैठेंगे और एसएचएम के 15 लेक्चर को एक लूप में लगा के रिवीजन करेंगे। ये सारी रिकॉर्डिंग उन बच्चों के लिए होती है और ये हर बैच के लिए होती है बेटा। उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होती है जो सोचते हैं कि संडे को तो इस मतलब क्लास वाले दिन की मैं बिजी हूँ, मैं किसी और दिन क्लास देख लूंगा। बेटा अगर आप स्टडी के लिए बिजी हो तो बड़ी गलत जगह बिजी हो। अभी क्वेश्चन क्यों अच्छा है मैं समझाता हूँ। बेटा मैं बताऊं कि आप लोग अटेम्प्ट करना चाहोगे? मुझे आज तक इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मिला है बच्चों से, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सोच तो रहे होगे। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हुए उस पर्पज से हैं कि खटाक से 30 सेकंड से निकाले बच्चा आंसर। ये क्वेश्चन प्योर इमेजिनेशन, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं देखो मैं बता रहा हूँ। वो बोलते हैं सर रस्सी भी स्प्रिंग है ये भी स्प्रिंग है, तो और ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है तो टाइम पीरियड हमारा आ गया 2 पाई m/k इफेक्टिव की जगह 2 के लिख देते हैं। 90% बच्चे ये आंसर देते हैं और ये गलत हो जाता है। वो गलत क्यों होता है मैं समझाता हूँ। अगर एक बार मैंने इसको राइट साइड खींचा तो अभी क्या है, जब ये राइट साइड खींचेगा स्प्रिंग दब गई, वो ऐसे धक्का मारेगी, रस्सी खिंच गई, वो भी बोलेगी भाई वापस आओ, मेरे को मत खींचो। तो इस पूरे पीरियड में जहां तक तुमने इसको दबाया है, यहां तक, यहां से यहां जाने से यहां का सफर यानी आधा सफर, सपोज मैं यहां से यहां, पहली बार में नहीं, पहली बार में तो बस इतना ही होगा यहां से यहां, लेकिन किसी भी समय
अगर ये एसएचएम कर रहा है तो ये जो हाफ पार्ट है, जाना और आना, जाना और आना, T/2, इसके लिए कुछ सिस्टम ऐसा बिहेव करेगा कि दो स्प्रिंग है के और एक के, ये दोनों प्योर पैरेलल में गई, तो आधा टाइम पीरियड आपका आएगा, आधा टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, यानी 2πm के इफेक्टिव यानी 2k/2 आपका टाइम पीरियड का आधा आपका ऐसे आएगा कि दो स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग्स। अब क्लास में जब तुम आते हो तो मैं एक गाना गाता हूँ कि रस्सी सिर्फ खींच सकती, मतलब ढकेल नहीं सकती है। अगले हाफ में जब ये मास इस जगह जाएगा, इस तरफ एंटर करेगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो मान सपोज लो मास यहाँ आ गया, ड्राइंग अच्छी बनाता हूँ, अब फीलिंग समझ लेना। सपोज मास अब यहाँ पहुंच गया, इस खेमे में पहुंच गया, तो ये वाली स्प्रिंग बोल रही है ए भाई वापस आओ, वापस आओ। ये रस्सी बोल रही है हाँ 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 हाँ, मैं तो स्लैक हो गई। और स्लैक रस्सी कुछ भी नहीं करती है। रस्सी जब ढीली पड़ जाती है वो कोई धक्का नहीं मार सकती है, रस्सी सिर्फ टाइट ही पे खींच सकती है। रोप कैन पुल ओनली। तो जब आप इधर गए तो रस्सी ने बराबर अपना फर्ज निभाया और ऐसा बिहेव किया जैसे वो भी स्प्रिंग है। लेकिन जब तुम लेफ्ट हैंड साइड गए तो सिर्फ एक ही स्प्रिंग पिक्चर में है, यानी आधा टाइम पीरियड, आधा टाइम पीरियड, आधा नहीं बेटे, ये दोनों एग्जैक्ट बराबर नहीं होंगे, हम बस टोटल टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, एक ऑसिलेशन का टोटल टाइम पीरियड। तो अब मेरे को जो नेक्स्ट टाइम पीरियड मिलेगा जब तुम इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ एक स्प्रिंग एक्टिव होगी, तो T'/2 मुझे मिलेगा 2πm/k इफेक्टिव, दैट इज वन स्प्रिंग ओनली। यानी मेरा आधा टाइम ऐसे निकला, π/m/2k, जब राइट हैंड साइड था दोनों स्प्रिंग एक्टिव थी, और आधा टाइम मेरा ऐसे निकला जब सिर्फ एक स्प्रिंग एक्टिव है, यानी इसका भी बाई 2 करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा π/m/k। तो दिस इज योर आंसर, होल टाइम पीरियड। डोंट वरी बेटा, मुझे आज तक इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया है सही, क्योंकि जल्दी रहती है बच्चों में। एक छोटी सी लाइन है, तुमको भी प्रोसेस इमेजिन करना था, फॉर्मूला तो यही लग रहा है, पर प्रोसेस इमेजिन करने में बच्चे जल्दीबाजी मचा देते हैं कि नहीं सर हम जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे। राइट साइड ये टाइम पीरियड है, लेफ्ट साइड ये टाइम पीरियड। बेटा क्या आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आया? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला क्राइटेरिया आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2π√m इफेक्टिव बाई के इफेक्टिव। उससे पहले आप पिक्चर में नहीं हो। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, देखो जो डाउट है आप पूछो, चैट पे पूछो, कहीं भी पूछो। मैं ऐसे समझाता हूँ कि इस ब्लॉक से पूछोगे कि क्या भावना है, तो जब तुम ब्लॉक को राइट साइड ले जा रहे हो ना, तो मैं तुमको ऐसे समझा रहा हूँ, ब्लॉक जब राइट साइड जा रहा है तो एक स्प्रिंग प्लस एक रस्सी इस तरफ जाने में, यानी इस पार्ट में जितना भी वो जा रहा है, जितनी भी दूर जा रहा है बेटा, यहाँ पे ना एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं आएगा। अब समझना, आप एनर्जी कंजर्व करके देखना, आप खुद ही चाहो तो इसको x0 डिस्प्लेस कर दो। एक तरफ दोनों स्प्रिंग बिहेव कर रही हैं, रस्सी भी स्प्रिंग की तरह कर रही है और स्प्रिंग भी है। तो जब तुम राइट साइड होगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो आना जाना जब हर बार लगेगा तो ऐसा बिहेवियर होगा जैसे 2 स्प्रिंग्स इफेक्टिव है। अरे बेटा मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ कि जब तुम x0 पोजीशन से x = 0 लिख देता हूँ, a तक जाओगे इस तरफ, तब किसी को थोड़ी ना पता है कि तुम आधा एसएचएम ही करोगे, तो आधे एसएचएम का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। पूरे एसएचएम का फॉर्मूला था T = 2πm/k इफेक्टिव। तो आधे एसएचएम का फॉर्मूला हो जाता सिर्फ, और आधे का मतलब ओ से ए तक जाना, फिर ए से वापस ओ तक आना, आधा एसएचएम का फॉर्मूला। तब मैं T/2 ऐसे लिखता, πm/k इफेक्टिव। और यहाँ पे हमारा के इफेक्टिव, जब मैं राइट साइड जा रहा हूँ तो दो स्प्रिंग पैरेलल में ऐड हो रही है, यानी 2k। ये आ जाता मेरा फॉर्मूला ओ से ए का। लेकिन जब यही मास ऐसे जाने के बाद यहाँ आएगा तो बेटा अब वो ए तक नहीं जाएगा, वो किसी और डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा, बी तक जाएगा, डिपेंडिंग कि तुम कितना डिस्प्लेस कर रहे हो। और इस तरफ उसको सिर्फ रोकने वाला एक ही स्प्रिंग है, ऐसा फील करो। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है वो अलग होगा।
इस टाइम पीरियड को मैं सिंगल स्प्रिंग से निकालूंगा, सिंगल स्प्रिंग से, सिर्फ ये वाला इफेक्टिव, क्योंकि रस्सी में अब कोई फायदा नहीं है, लेफ्ट साइड जाती है रस्सी ढीली पड़ जाएगी, और रस्सी स्लैक्ड रस्सी धक्का नहीं मार सकती। बेटा अगर तुम्हें नहीं समझ रहा तो तुम ऐसे सोचो कि अगर तुम मान लो तुम्हारे लंबे बाल हैं, खींच सकते हो, उससे ढकेल नहीं सकते हो। अब देखो जब सिंगल स्प्रिंग लगेगी तो यहां से यहां तक का जो सफर है, तब तुम्हारे टाइम की वैल्यू आती 2 पाई/m, 2 पाई√m/k इफेक्टिव, m/k आता ओनली, क्योंकि k इफेक्टिव में एक ही स्प्रिंग लगता, तो मुझे उसका आधा चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, तो यानी मैं इसका भी आधा ले लेता। बेटा ये 2 काट दो बस, k इफेक्टिव में k, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जर्नी हुआ, और ये राइट हैंड साइड का। राइट के लिए इतना टाइम लगेगा और लेफ्ट के लिए इतना, और फिर ये मेरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा मेरी बात समझे, 2 स्प्रिंग है तो हो सकता है डिस्टेंस कम होता, सिंगल स्प्रिंग में डिस्टेंस ज्यादा जाता, बट मैंने ऐसे टाइम निकाल लिया और ऐसे टाइम निकाल लिया। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई। ठीक है बेटा, चलो बेटा एक बच्चे ने डाउट पूछा था इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। चलो हम आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैं आपका डर निकालने की कोशिश करता हूँ कि आप जब तक सही से कॉन्सेप्ट लगा रहे हो सकता है क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग लगे, आपको डर दे। अगर देखो मैं एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर एक बच्चे को दिया जाए और अगर वो पहले से नहीं लगा के गया है, पहले से लगा के जाओगे तो भी रिवीजन चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से लगा के नहीं गए हो तो आपके अंदर से क्या आवाज आएगी एग्जामिनेशन में, स्किप द क्वेश्चन, स्किप द क्वेश्चन। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं तो टाइम पीरियड कितना आएगा? ऑसिलेशन यही करेगा बेटा, इसको थोड़ा सा नीचे खींचो, जितना नीचे खींचोगे ऑसिलेशन करेगा इस पे, ऐसे चम होगा ऐसे ऐसे, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? या आपको कुछ इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन दे दूं ऐसे करके, कि मैं कोई भी बना के दे दूं, मुझे पता है कि थ्योरी कैसे करनी है, तो ये क्वेश्चन मुझे पता है कि इजी है, आपको भी शायद 1-2 बार के बाद लगेगा हाँ सर ये क्वेश्चन इजी है। ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करोगे बेटा? अगर मैं पार्टिकल को स्मॉल m को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ लीनियर पोजिशन वाइज, तो आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? संघर्ष वही है जो तुम्हें सिखाया गया, डिस्टर्ब ए लिटिल बिट, डिस्टर्ब ए लिटिल बिट, थोड़ा सा डिस्टर्ब करो इसको, उसके बाद इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालो, उस रिजल्टेंट फोर्स को डिस्टर्बेंस के प्रोपोर्शनल देखो, और फिर वहां से एक्सेलरेशन निकालो, और फिर एक्सेलरेशन जैसे ही तुम्हें समथिंग इंटू वाई मिले या डिस्टर्बेंस मिले, तो समथिंग को तुम ओमेगा स्क्वायर बोल दो और टाइम पीरियड आ जाए। अब एग्जामिनेशन में ऐसे करने जाओ तुम्हारे जाएंगे 25 मिनट पर क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं करते एग्जामिनेशन में। एग्जाम में कैसे करोगे? मैं दोनों तरीके से दिखाऊंगा बेटा, व्हेनेवर यू वांट आई विल शो विद बोथ मेथड्स, एक डेरिवेशनल अप्रोच जैसा आपको लिखाया गया, बट बेटा कहीं ना कहीं आप अपनी ट्रिक्स भी डेवलप करते हो कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, और इससे खराब फिगर भी बनाए जा सकते हैं, ये इजी फिगर्स हैं। एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन 30 सेकेंड का टाइमर लगा के कैसे करोगे, हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन इन 30 सेकेंड टाइम, कैसे? इसके लिए एक ट्रिक होती है, तो आप स्टेप्स नोट करो। स्टेप 1, ब्लॉक जिससे अटैच है, ब्लॉक जिससे अटैच है उसके टाइम पीरियड को उसके टेंशन को आप बेटा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये वाला मैंने टाइम पीरियड लिखा है, मेरी आदत टेंशन को भी टी से लिखने की है, तो मैं यहाँ पे टी लिख रहा हूँ। हाँ बेटा, गुड बेटा। मैंने स्टेप 1 आप लिखो, राइट टी एज ए टेंशन फॉर
block attached to the mass, attached to mass. अब T लिख के देखो, आप जैसे T लिखोगे तो उसके बाद आप स्प्रिंग तक पहुंचोगे कि सर हम बचपन में पढ़े थे, अगर पुल्ली आइडियल है, पुल्ली आइडियल ली है, तो ये अगर टेंशन T है तो नेट फोर्स ऑन द पुली मस्ट बी 0. तो ये T/2 तक आप पहुंच गए कि नहीं, ये बताओ जरा. नेट फोर्स 0 कैसे करोगे? क्या यहां तक आपका दिमाग चल गया? फाइंड टेंशन इन द, find tension in the spring. यहां तक आ गया बेटा? अब नाउ इक्वेट टेंशन, जो भी आंसर, जब मैं पैरेलल करके दिखा रहा हूं, जो भी टेंशन आया होता उसको T/n से इक्वेट करते. तो हमारा यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई? n इक्वल टू 2 आया. देखो यहाँ तक आ जाओ. हमारा जो स्प्रिंग से अटैच्ड है, फाइंड टेंशन इन द स्प्रिंग, उस टेंशन को देखो, यहाँ स्प्रिंग से ये टेंशन अटैच्ड है, उसको T/n से कंपेयर करो. ये हवा में ही हो रहा है. देखो क्वेश्चन दिखते ही एग्जाम में क्या करते, T आया इधर, इधर T/2 पहुंच गए, T/2 यानी n इक्वल टू 2 आ गया. यहां तक आप ओरली कर लेते. कर लिया बेटा? कोई दिक्कत आ रही है बेटा? बेटा यहां तक नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चुपचाप से ऐसे इमेजिन करो कि सर ये जमीन पे होने वाला एक सिंपल एसएचएम है जो एनसीईआरटी हमें सिखाती है. पर आप अपनी स्प्रिंग की जगह, जो भी आपकी स्प्रिंग है, जो भी आपकी बेटा स्प्रिंग है, देख रहे हो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया था? के दिया था. अब आप इस स्प्रिंग कांस्टेंट को एन के टर्म्स में यूज करोगे. इज इट क्लियर? आपका पूरा, मैं समझाता हूँ, रुको तुम थोड़ा सा इसको नोट करो. स्टेप 3, आप इसको एक नॉर्मल सिस्टम बनाओगे, एक नॉर्मल सिस्टम जिसमें आपका स्प्रिंग उससे अटैच्ड है. ठीक है, मैं बेटा लिखते जाता हूँ, आप समझना. राइट T एज ए टेंशन फॉर द ब्लॉक अटैच्ड टू द मास, फाइंड टेंशन इन द स्प्रिंग. ठीक है, अब जो ये K है, इसको K ना लिख के ऐसे लिखना. बेटा आप नोट्स अच्छे से बनाना. K n की पावर 2, आप ऐसे लिखो. नहीं नहीं रुको, हमने T/n लिया था ना. नहीं, हाँ ठीक है, इसको ऊपर लिख लो. एन स्क्वायर, रुको मैं ऐसे समझा देता हूँ बेटा. अगर आपने T/n लिया है, क्योंकि कई बैच में मैंने ऐसे लिखवा देता हूँ, इसको NT कर देता हूँ, तो n की वैल्यू 1/2 आती है. तो आप ऐसे समझ लो कि, मैं ऐसे समझा देता हूँ, इस टेंशन को निकालना, आप NT के बराबर करना, ताकि सारे बैच के नोट्स सिमिलर रहें. आप ये जो टेंशन आया ना T/2, उसको NT के बराबर करना, NT के, n इंटू टी, तो n की वैल्यू आपको 1/2 मिल जाती. कोई बात नहीं बेटा, फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस इसको चेंज करना पड़ता है. मैं चाहता हूँ एक थोड़ा सिमिलरिटी रहे नोट्स में, क्योंकि बच्चे छापने में भी गलती कर देंगे इधर से उधर. तो आपका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट K/n की पावर 2 आ जाता है इफेक्टिव. यानी इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना होता है, K इक्वल टू, आप जैसे ही सीखे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको याद है, 2π√m/k इफेक्टिव. सोचो एक बच्चे को ये याद है, उसने K की जगह सिर्फ हवा में उसने देखा मेरा n की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से 1/2 आई है, n की वैल्यू 1/2 आई है, और उसको अपना K इफेक्टिव पता लग गया. यहाँ पे K इफेक्टिव की वैल्यू होती है K/n की पावर. अब बताओ कितना आ गया, n कितना था आपका? 1/2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 के आ जाएगा. देख लो यहाँ तक.
आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो बेटा। अगर मेरे को ये एंटी इक्वेट नहीं करना है, मुझे टी बाई एन इक्वेट करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने में लिख देता बस। समझ गए? अंतर कुछ नहीं है। आपका के इफेक्टिव आ गया 4K। अब टाइम पीरियड को यहाँ पुट कर दो, के की जगह 4K, आपका आंसर आ गया। इतना लंबा आपको सॉल्व नहीं करना है, वरना एग्जामिनेशन में सॉल्व करने जाओगे बेटा, दिन रात बीत जाएंगे और आंसर आप पछताते रह जाओगे, आएगा मैच नहीं करेगा। मेरी बात थोड़ी सी समझ आई बेटा? मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, आप इसको ऐसे लिख दो, स्टेप 1 स्प्रिंग, नहीं स्टेप 1 में आप ऐसे लिखो, लेट टी बी टेंशन in block attached to the spring, block attached to the mass, sorry, attached to mass. Calculate tension in spring. जितनी टेंशन आती है and compare it with NT. थर्ड है के इफेक्टिव की वैल्यू आ गई आपकी, के इफेक्टिव की के अपॉन एन की पावर 2, और इसके बाद कोई बच्चा भी कर लेगा बेटा। अगर आप लोग को ये सब ट्रिक्स नहीं आती हैं तो आप एग्जाम में इतना टाइम गवाओगे। ये मेथड गलत नहीं है बेटा, ये डेरिवेशनल अप्रोच है जो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। दिस इज ओनली द करेक्ट वे, दिस इज द ओनली द करेक्ट पाथ। हम हर चीज का ऐसे कर सकते हैं, बट एग्जामिनर को भी पता है, वो देखना चाहता है कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके आए हैं। उनको फिर ये सब टेक्निक समझ आ जाती है कि सर अच्छा आपने ये वाला क्वेश्चन दिया है सर, यहाँ पे अगर हम टेंशन टी लेंगे तो सर पुल्ली तो मासलेस होती है, पुल्ली मासलेस होती है तो ये टी, ये भी टी, वन रूफ वन टेंशन, अगर पुल्ली आइडियल है तो 2T, तो यहाँ कितना आ गया? 2T आ गया। अब इस 2T को मैं n इंटू टी के कंपेयर करूंगा, क्योंकि टी मुझे टेंशन लेना होता है मास के साथ वाले का, तो मुझे यहाँ पे n इक्वल टू 2 मिलता। अब मेरा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाता? मेरे स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला था के डैश या के इफेक्टिव इक्वल टू के अपॉन n की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 यानी k बाई 4। अब बेटा अगर मुझे टाइम पीरियड याद है तो बस मेरे को ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 पाई रूट m इफेक्टिव बाई k इफेक्टिव, खत्म क्वेश्चन। इसका टाइम पीरियड अलग आएगा, इसका अलग आएगा, बट एग्जामिनेशन में आपका 30 सेकंड में आएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैं धीरे धीरे, मैं एक दो एग्जांपल लेके समझाता हूँ ना, जल्दी क्या है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं 2 स्प्रिंग लगा देता हूँ, और अगर आपका फिर भी मैच कर गया तो आप समझ गए हो। हाँ बस याद रखना, जितनी भी स्प्रिंग में लगाते जाऊँ सबको तुम सीरीज में लेना। मैं समझा देता हूँ पहले। मान लो मैंने इसे K1 बोला, मैं जानबूझ कर दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली अगर आपको सब थोड़ा सा प्रैक्टिस है ना बेटा, तो आपको दिखेगा भले ही टफ, पर होगा नहीं। अब देखो, अब बेचारा इस क्वेश्चन में एक बच्चा फंसा कि टाइम पीरियड निकालो। एक बच्चा सिर्फ ऐसे लिख रहा है सर, टाइम पीरियड होता है 2 पाई, मास में तो कोई वेरिएशन कर नहीं रहे हैं, तो 2 पाई एम इफेक्टिव बाई के इफेक्टिव, यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में सिर्फ के इफेक्टिव निकालना ही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो हाउ टू कैलकुलेट के इफेक्टिव, यही हमारी स्ट्रेटेजी है इस क्वेश्चन के लिए। एक बच्चा ठंडे दिमाग से क्या बोलेगा, अच्छा सर रुकते हैं। याद रखना आपको आखिरी में जितनी स्प्रिंग वो ले ले, देखो K1 K2 है ना, अलग अलग जगह पे है ना, आपको आखिरी में ऐसे लगा देना है, सबको सीरीज में लगा देना है कि सर ये हमारा K1 था, ये K2 था, बट इसकी जगह तुम क्या यूज करोगे, इसका K1 इफेक्टिव और ये K2 इफेक्टिव। याद रखना हमको सारी स्प्रिंग सीरीज में लगानी होती है। तो अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले यहाँ टेंशन टी लिखो। अब जैसे ही टेंशन टी लिखोगे यहाँ पे भी टेंशन टी आ जाएगा।
यहाँ पे भी टेंशन टी चला गया, 1 रोप 1 टेंशन, तो इसमें टी जाते ही आपको n इक्वल टू 1 दिखने लगा, तो आप बोलोगे दोस्त तुम टेंशन मत लो, फॉर्मूला होता है k इफेक्टिव इक्वल टू k बाई n की पावर 2, यानी n क्या है 1 की पावर 2 करोगे तो वो भी रहेगा k1 ही रहेगा, यानी इस स्प्रिंग का कोई बदलाव नहीं हुआ, k1 इक्वल टू k1 इफेक्टिव ही रह गया। इसके पास चलते हैं, इसके साथ क्या हुआ, यहाँ लगा t और t यानी 2t, तो अब ये बोलेगा मेरे साथ n की वैल्यू 2 आई है, तुम्हारे साथ n की वैल्यू 1 आई थी, तो मुझे तो फॉर्मूला पता है k2 अपॉन n की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 यानी 4, मेरे साथ दोस्त ये हो जाएगा। क्या यहाँ तक तुम लोग साथ में हो? यानी k1 k1 रहेगा और k2 k2 बाई 4 हो जाएगा। क्या यहाँ तक तुम लोग साथ में हो बेटा? आपने ये क्वेश्चन 30 सेकंड में इतना कर लिया, यहाँ टेंशन टी था, टी 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 टी, यहाँ पे भी टी रहेगा, यानी n की वैल्यू 1, यहाँ पे टी 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 टी, पुल्ली आई, पुल्ली के दोनों तरफ फोर्स बैलेंस करो, पुल्ली के दोनों तरफ फोर्स बैलेंस करो, तो यहाँ पे नीचे 2t आ जाएगा, तो 2t आया, इस स्प्रिंग में 2t यानी n की वैल्यू 2। देखो ना बेटा, आप स्टेप्स पे देखो, लेट t बी द टेंशन इन द ब्लॉक अटैच्ड टू मास, कैलकुलेट टेंशन इन स्प्रिंग एंड कंपेयर इट विद nt, ठीक है, और फिर k इफेक्टिव आता है दैट मच। बेटा आप यहाँ पे ऐसे कमेंट और लिख लो, अटैच ऑल स्प्रिंग्स इन सीरीज नाउ, क्योंकि अगर एक तक स्प्रिंग है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, मोर देन 1 तो ये 4th पॉइंट नेसेसरी है। बेटा यहाँ तक समझ आया? अब इन दो स्प्रिंग का के इफेक्टिव कितना आएगा, एक k1 है, k2 बाई 4 है। बेटा दो स्प्रिंग वैसे लगाओ जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते थे, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ऐसे करोगे, के इफेक्टिव इक्वल टू k1 k2, k1 इंटू k2 बाई 4 अपॉन k1 प्लस k2 यानी k1 प्लस k2 बाई 4। इसको सॉल्व करने में बेटा कैसा दिख रहा है बताओ जरा, के इफेक्टिव कैसे आ गया? तो इन दोनों स्प्रिंग का के इफेक्टिव आपको ऐसा मिल जाए, फाइनल k1 k2 बाई 4, तो 4 काट दो बेटा, यानी k1 k2 बाई 4 k1 प्लस k2, यहाँ तक साथ में हो? तो बताओ टाइम पीरियड कैसा दिखेगा, 2 पाई रूट m, और k इफेक्टिव की जगह k1 k2, ऊपर जाके 4 k1 प्लस k2। जस्ट इमेजिन अगर आप इसको डिराइव करोगे, एटलीस्ट 40 मिनट्स या 30 मिनट जाएगा, और आप जिस दिन चाहो मैं आपको बैठा के डिराइव करके दिखा दूंगा, कि अगर बच्चा प्रैक्टिस में नहीं है तो कम से कम 20 मिनट तो देगा ही डेरिवेशन में, और अब एग्जाम में आप इसको 30 सेकंड या 40 सेकंड में कर सकते हो। बेटा एक क्वेश्चन मैं दूं, अब एक क्वेश्चन करोगे? इसी में थोड़ा सा वेरिएशन ला दूं? यस सर। ये ट्राई करो बेटा, देखो मैं सिर्फ ये तुमसे बोल रहा हूँ कि अगर तुम इतने अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो तो सोचो ना कि तुम एग्जामिनेशन पे कैसे कहर बन के फूटोगे। बेटा लेकिन वैसे याद रखना, टॉपर्स की टेंडेंसी होती है, टॉपर्स वो होते हैं ना, जो, मैं रैंक वैंक से नहीं बोल रहा, एटीट्यूड से बोल रहा हूँ, जिनको पेपर देने में डर नहीं लगता है, वो मॉक टीचर को तंग करते हैं कि सर आज मुझे फिर से एक मॉक चाहिए, और फिर वो मार्क्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कितने आ रहे हैं, पेपर को देने को ही अपना नैतिक धर्म समझते हैं। बेटा मुझे कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल एक वॉरियर वाली लगती है, कि आप सही में योद्धा हो, और जिसको, जो योद्धा ये बोले ना कि सर मुझे लड़ने से डर लगता है, बेटा फिर अपने आप को योद्धा मत बोलो, स्टूडेंट मत बोलो, आप लड़ो, जीतो, हारो, आप इंजॉय करो उस पार्ट। इसका टाइम पीरियड बताओ बेटा। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने किसी दिन टाइमर ऑन करके किया ना और आपको समझ आ गया है तो 30 सेकंड में हो जाएगा, 30 सेकंड में हो जाएगा। आपको सारे स्टेप्स बस दिमाग में से गूंजने चाहिए। लेट टी बी द टेंशन इन द ब्लॉक अटैच्ड टू द मास, कैलकुलेट टेंशन इन द अदर स्प्रिंग, कंपेयर इट विद एनटी,
अब n पता चल जाएगा और बाकी सबका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना हो गया k/n⁻²। अटैच्ड ऑल द स्प्रिंग इन सीरीज, यानी एक बच्चा जानता है 2 स्प्रिंग दी है, तो क्वेश्चन मात्र इतना सा है कि k1 को कैसे कन्वर्ट करें, k2 को कैसे कन्वर्ट करें। फॉर्मूला तो यही आएगा, t = 2π√m/k इफेक्टिव। बताओ बेटा, बताओ, आंसर चैट पे भेजो बेटा। अब बस स्टेप सेम करना बेटा, आंसर पक्का आएगा। आप ऐसे करोगे कि सर टी टेंशन इधर हुआ, तो आप खुद देख पा रहे हो एक रस्सी में एक टेंशन, तो यहाँ पे भी 2t पहुंचा, यहाँ पे भी टी रहा, यहाँ पे भी बेटा कितना पहुंचा, 2t पहुंचेगा, देख लो आराम से। यानी इसके इसके साथ n की वैल्यू सर 2 आ गई, और इसके साथ भी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर आपको दोनों जगह n की वैल्यू 2 मिल गई, तो k इफेक्टिव का फॉर्मूला था k/n², यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा n², यानी मेरा k1/4 हो गया, k2 ये बाई 4 हो गया। तो अब मेरा k इफेक्टिव आएगा, दोनों सीरीज में है, k1 k2, यानी k1/4 इंटू k1/4 अपॉन k1 प्लस k2। k1 k2 4 k1 प्लस, यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? अब बस इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। अब पुट करोगे t = 2π√m/k इफेक्टिव, यानी k1 k2 नीचे, 4 इधर जाके 2 बाहर करके इसको भी 4 कर देगा, और यहाँ बनेगा k1 प्लस k2। मात्र 30 से 40 सेकेंड, 45 सेकेंड मान लो, स्लो कर रहे हो तो आंसर आपका मैच कर गया। और मैं आपको ना एक जिसकी आपका मन है ना, मैं इसका डेरिवेशन आपको भेजूंगा ओरिजिनल मेथड पे, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। खुद एक बच्चा अपनी ट्रिक्स कॉन्सेप्ट मतलब बेटा ये कर करके तो डेवलप की गई है टेक्निक। आपको लगता है कि ये कोई टीचर सीख जाएगा, नहीं बेटा, ये जब टीचर 40-50 क्वेश्चन लगाता है ना, तो ये टेक्निक बाहर आ जाती है। स्टार्टिंग में हम लोग भी ऐसे ही डिराइव करते थे पूरा, चलो ऐसे करते हैं, पूरा युद्ध लेवल पे करते हैं, फिर बाद में समझ आ जाता है कि बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक क्या है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो हमें जानना है, हमेशा जानना है, यही सच है। बच्चे को नया क्वेश्चन मिलेगा तो यहीं से ऐसे ही करेगा, वो रिविजनल अप्रोच रखेगा। लेकिन हाँ, बच्चे के नोट्स में ऐसे लिखवाना जरूरी है, ताकि बच्चे को बता रहे कि इफेक्टिव निकालना इज मोर इम्पोर्टेंट, अगर स्प्रिंग वाला केस आ रहा है। बेटा मैं आपसे लेक्चर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप लोग प्लीज, मैं इसकी एक शीट भी भेजना स्टार्ट करता हूँ आपको। आप लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन करने पे ज्यादा ध्यान दो, रेदर देन बुक्स फिनिश करने के चक्कर में। ठीक है बेटा, मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। प्लीज आप पढ़ाई पे थोड़ा और ध्यान दो। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम।